हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू रोन चैनल साइंस बंकर्स। जैसे कि हम पिछली वीडियोस में अभी तक टीजीटी मैथ्स की कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लेकर आए हैं और हमने आपसे भी बात करने की कोशिश करी है कि सिलेबस कैसा है। आप अगर हमारे चैनल पे जाएंगे तो आपको काफ़ी मटेरियल मिल जाएगा। टीचिंग मेथोडोलॉजी को लेकर अलग से एक सीरीज़ हमने चला रखी है, तो आप टीचिंग मेथोडोलॉजी वहाँ से कर सकते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में आपके लिए दोस्तों उपलब्ध है, तो आप वहाँ से अपना टीचिंग मेथोडोलॉजी के 10 नंबर तो पक्का कर लीजिए सेक्शन बी के लिए। ये वीडियोस उन दोनों तरीके कैंडिडेट्स के लिए हैं जो किसी भी एग्जाम में टीजीटी मैथ्स की तैयारी कर रहे हैं, चाहे उनका एग्जाम आने वाला हो, चाहे वो आगे फ्यूचर में प्रिपेयर कर रहे हो। तो दोनों तरीके के लर्नर्स से रिक्वेस्ट है, कृपया इन वीडियोस को देखें, नोट्स बनाएं और फ्यूचर के लिए अपने आप को प्रिपेयर करें। देखिए, इस पॉइंट ऑफ टाइम पर आई एम मेकिंग दीज वीडियोज़ फॉर दोज स्टूडेंट जो नवंबर में अपना टीजीटी मैथ्स का एग्जाम देने वाले हैं। तो इसलिए ना इसमें कोई इन डेप्थ हम ज़्यादा जान ही रहे हैं टॉपिक को, हम सिर्फ उन टॉपिक्स को टच अपॉन कर रहे हैं जो किसी भी हालत में हमें छोड़ने नहीं चाहिए, जिन पर गारंटी क्वेश्चंस आते हैं। तो इसी सीरीज़ में हमने आपके सिलेबस के हिसाब से यूनिट्स को उठाना शुरू करा है फ्रेंड्स। ये है दोस्तों आपका सिलेबस जिसके बेसिस पर हम तैयारी कर रहे हैं। इस पूरी तैयारी के प्रोसेस में हम डिफरेंशियल इक्वेशन को अच्छे से कर चुके हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन में मैथमेटिकल मॉडलिंग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करे हैं, हमारी पुरानी 2 वीडियोस में आपको मिल जाएंगे। पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल, सिग्मॉइड ग्रोथ किसे कहते हैं, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ किसे कहते हैं, माल्थुसियन इक्वेशन क्या होती है, ये सब हम कर चुके हैं। फिर हमने सेकंड एंड हायर ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन या फिर हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस को भी सॉल्व करना थोड़ा बहुत सीखा, जिसमें हमने एक्सुलरी इक्वेशन की हेल्प से रूट्स निकालने वाले क्वेश्चंस भी करे हैं। वेरिएबल सेपरेबल के बेसिस पर भी हमने इंटीग्रेशन करने की कोशिश सीखी है, थोड़ी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना सीखा है। जो बेसिक क्वेश्चन आते रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन में दोस्तों, हमने वही लिए हैं। पर्टिकुलर सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, जनरल सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे बनती है, तो ये हमारी आप बाकी 2 वीडियोस जो डिफरेंशियल इक्वेशन पे ऑलरेडी अवेलेबल हैं उन्हें देखकर सीख सकते हैं। इनमें हमने उन्हीं 32-35 क्वेश्चन को लेने की कोशिश करा है जो थ्रू आउट पिछले 2021 के पेपर में आए हैं दोस्तों। उसके अलावा हमने इसमें ज़्यादा क्वेश्चंस करने की कोशिश नहीं करी है। अब जो हमारा टारगेट है फ्रेंड्स, वो हमारा टारगेट है आज की जो वीडियो है उसमें हम कैलकुलस को थोड़ा लेने वाले हैं। तो कैलकुलस की जो चारों यूनिट है ना दोस्तों, पहला आज की वीडियो जो होगा, फर्स्ट पार्ट जो आपका वीडियो का होगा वो होगा की कॉन्सेप्ट्स को पढ़ना। हम इसमें ना थोड़ा की कॉन्सेप्ट्स को कवर करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है कैलकुलस को लेकर। उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करने की कोशिश करेंगे। क्या इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं जिन फॉर्मूलाज के बेसिस पर हम अपने एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस को कर पाएं, तो उसका थोड़ा सा आइडिया लेने की कोशिश करेंगे। और पास्ट में जो क्वेश्चंस आए हैं वो पार्ट 2 में वीडियो जो हम लेकर आएंगे उस पर डिपेंड करेगा। बाकी देखते हैं कितना समय मिलता है पार्ट 2 वीडियो बनाने का। कोशिश कर रहे हैं जल्दी से जल्दी वीडियो लाने का। आपका रिस्पांस इतना अच्छा है कि आप शेयर कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं हमारे चैनल को और इतना प्यार दे रहे हैं, तो वी आर ऑल्सो ट्राइंग कि जल्दी जल्दी आपके लिए वीडियोस लाते रहें फ्रेंड्स। नाउ इन दिस सीरीज आज कैलकुलस में जो है मैंने यूनिट वाइज से बांटा है सिलेबस को दोस्तों। तो पहली यूनिट है डेरिवेटिव ऑफ ग्राफ और डेरिवेटिव के एप्लीकेशन बेस्ड कुछ रिजल्ट्स को सीखेंगे। स्केचिंग और ट्रेसिंग ऑफ कर्व में जो डेफिनेशन से कुछ नेम्ड थ्योरम्स है उनको समझने की कोशिश करेंगे। वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया 11th to 12th वाला ही कॉन्सेप्ट है दोस्तों, उसे एक बार आप जरूर रिवाइज कर लें। वेक्टर कैलकुलस एंड इट्स एप्लीकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारे 11th-12th पे तो थोड़ा बहुत बिल्ड करता ही है, बट इसमें जो आगे कॉन्सेप्ट है ग्रेडियंट, कर्ल, ठीक है, इन सबको समझने की कोशिश करेंगे। और इससे रिलेटेड नेम्ड थ्योरम की जो एक वीडियो थी उसमें मैंने आपसे गॉस थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम और ग्रेडियंट थ्योरम की बात करी है पहले ही, तो एक बार उससे जरूर रिविजिट कर लें। वो बहुत इंपॉर्टेंट है इस पर्सपेक्टिव से कि आप इसमें कौन सी थ्योरम्स की बात कर रहे हैं फ्रेंड्स। सो बिना टाइम वेस्ट करे लेट अस स्टार्ट डूइंग द क्वेश्चन। आज का राउंड करने की कोशिश करते हैं। उससे पहले मैं आपको अपने चैनल का इंटरफेस दिखा देता हूँ, कहाँ आपको प्लेलिस्ट मिलेंगे और कौन कौन सी प्लेलिस्ट अवेलेबल हैं फ्रेंड्स। ये देख सकते हैं दोस्तों, ये हमारा चैनल है। इस चैनल पे आपको यहाँ पर प्लेलिस्ट सेक्शन में जैसे ही आप जाएंगे तो देखिए आपको डीएसएसबी टीजीटी मैथ्स की एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी। इसमें DSSB टीजीटी मैथ्स की सारी वीडियोस हमने अपलोड कर दी हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। यहाँ पर कट ऑफ एनालिसिस है इस वाली वीडियो में। इस वीडियो में डिटेल सिलेबस का है जिसमें हमने क्रैक करने की कोशिश करी है कि कैसे सिलेबस जो है वो सीधा दिल्ली यूनिवर्सिटी का उठा लिया गया है फ्रेंड्स। यहाँ पे स्ट्रैटेजी है कि आप कैसे प्रिपेयर करें। ये एक्सपर्ट इंटरव्यूज़ है हमारे यहाँ पर जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं उनके साथ, कि कैसे प्रिपरेशन करें। यहाँ पर नेम्ड थ्योरम की 2 वीडियोज़ हैं, ठीक है, और इसी में हम डिफरेंशियल इक्वेशन वाली 2 वीडियोस को भी ऐड कर देंगे ताकि आपके पास प्लेलिस्ट थोड़ी हैंडी रहे। उसके बाद सेकंड इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट जो दोस्तों हम आपसे बार बार कह रहे हैं वो ये है, जहाँ पर आपके पास 22 वीडियोस आ चुकी हैं। ये सीक्वेंशियल ऑर्डर में है, आप इन्हें फॉलो कर सकते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं। इसमें एक मैराथन क्लास भी है जो हमने टीजीटी साइंस के लिए ली थी, बट क्योंकि पेडागोजी सेम आ रही है फ्रेंड्स, तो आप सेम वीडियो से अपनी टीजीटी मैथ्स की पेडागोजी भी कवर कर सकते हैं। लगभग इसमें हम तक जो करा चुके हैं 22 सेट हम करा चुके हैं हिंदी के। 23वां सेट आज आ जाएगा, शाम तक अपलोड हो जाएगा। तो आप प्लीज़ इन वीडियोस को ज़रूर देख लें ताकि आपका टीचिंग एप्टीट्यूड पे एक स्ट्रॉन्ग हैंड जो हो वो हो। आप देखेंगे हमने करंट सिलेबस बेस्ड ही क्वेश्चंस उठाए हैं। 2025 के जितने पेपर हुए हैं पेडागोजी वहीं से कराई गई है, कहीं और हवा में नहीं कराई गई है। तो बिल्कुल एग्जैक्ट वही उठाया है जो आपके लिए लाभदायक हो या आपके लिए हेल्पफुल हो फ्रेंड। तो यहाँ से आप टीचिंग मेथोडोलॉजी की वीडियोस देख सकते हैं। अगर आप पेपर 1 में इंटरेस्टेड हैं तो आपको पेपर 1 की भी यहाँ पर कुछ ट्रिक्स, रीजनिंग वगैरह की जो वीडियोस हैं वो यहाँ से मिल जाएंगे दोस्तों।
प्लेलिस्ट से ज़रूर देखिए, रैंडम देखेंगे तो आपको इश्यूज़ होगा, शायद आपके पास और पॉपअप आ जाए और अपनी तैयारी से थोड़ा आप डाइवर्ट हो जाएं। तो फ्रेंड्स यूज़ अ प्लेलिस्ट और इंपॉर्टेंट चीज़ें यहीं से कवर करें, आपको एक जगह कंसाइंस मटेरियल मिल जाएगा फ्रेंड्स। जैसे कि फ्रेंड्स मैंने आपसे डिस्कस किया था, टोटल 4 यूनिट में डिवाइड किया है कैलकुलस के इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स को। पहला है डेरिवेटिव ऑफ फॉर ग्राफिंग एंड एप्लीकेशन, सेकंड इज स्केचिंग एंड ट्रेसिंग ऑफ कर्व्स, फिर उसके बाद जो इंपॉर्टेंट है वो है वॉल्यूम एंड एरिया ऑफ सर्फेसेज, फिर लास्ट इज वेक्टर कैलकुलस एंड इट्स एप्लीकेशन। इसके कुछ पॉइंट्स को हम इसमें कवर करने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट इज टॉकिंग अबाउट द पॉइंटर्स, की कॉन्सेप्ट्स, की फॉर्मूलाज। सेकंड पार्ट उसका प्रैक्टिस एस्पेक्ट होगा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं। सो देख लेते हैं दोस्तों डेरिवेटिव ऑफ ग्राफिंग एंड एप्लीकेशन। तो पहली क्या है, फर्मेट्स थ्योरम है। फर्मेट थ्योरम दो तरीके से कराई जाती है, नंबर सिस्टम की फर्मेट थ्योरम अलग है दोस्तों, साइंटिस्ट क्योंकि सेम है। फर्मेट थ्योरम ऑफ ऑन स्टेशनरी पॉइंट्स की यहाँ बात हो रही है दोस्तों, और फर्मेट थ्योरम में जैसे बताया दो अलग अलग थिंकर्स के बारे में बात करता है, तो सेम ही मैथमेटिशियन है, 2-3 अलग फर्मेट थ्योरम्स आपको मिल जाएगी। एक फर्मेट थ्योरम हमने मॉड्यूलो के केस में भी करी है, बट दिस फर्मेट थ्योरम इज टॉकिंग अबाउट एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। तो क्या कहती है, फंडामेंटल थ्योरम दैट स्टेट दैट इफ अ फंक्शन एफ हैज़ अ लोकल एक्सट्रीम मैक्सिमा और मिनिमा, हमें पता है मैक्सिमा मिनिमा निकालने के लिए हम पॉइंट सी पे फर्स्ट डेरिवेटिव करते हैं, तो एफ इज डिफरेंशिएबल एट सी, तो एफ डैश सी को अगर आप जीरो लें, दिस इज द बेसिस फॉर फाइंडिंग क्रिटिकल पॉइंट्स। इन्हीं को हम क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं दोस्तों। तो दो तरीके के पॉइंट्स होते हैं, कंफ्यूज मत होइएगा, क्रिटिकल पॉइंट्स और दूसरे होते हैं आपके इन्फ्लेशन पॉइंट, इन्फ्लेक्शन पॉइंट भी बोलते हैं इन्हें। तो ये दोनों ऐसे निकाले जाते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव को ऊपर जीरो के बराबर रखते हैं, वहाँ से जो पॉइंट्स मिलते हैं आपको, आप उन्हीं के बेसिस पर इन पॉइंट्स को कैलकुलेट करते हैं। तो दीज आर कॉल्ड ईदर क्रिटिकल पॉइंट या फिर इन्फ्लेक्शन पॉइंट। बट सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट आपको ये बताता है कि कर्व का नेचर कैसा होगा, अपवर्ड कॉन्केव होगा, कॉन्केव अप होगा, कॉन्केव डाउन होगा। देखिए कॉन्केविटी की बात करते हैं हम ग्राफ में इन्फ्लेशन पॉइंट्स की हेल्प से। तो इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स आपको किस चीज़ में मदद करते हैं दोस्तों, कॉन्केविटी पता करने में कि कॉन्केव अप है, कॉन्केव डाउन। कॉन्वेक्सिटी जैसा कुछ नहीं होता है, ये हमेशा याद रखिएगा कि कॉन्वेक्सिटी जैसा कुछ नहीं होता। अगर कॉन्वेक्सिटी कहीं लिखी है कर की, तो वो आपको कंफ्यूज करने के लिए दी गई है, हमेशा कॉन्केविटी की बात होती है। तो फर्मेट थ्योरम क्या कहती है, एफ डैश सी को अगर आप जीरो के कर दें तो आपको क्रिटिकल पॉइंट्स मिल जाते हैं। क्रिटिकल पॉइंट्स उन पॉइंट्स को कहते हैं जहां पे ग्राफ का नेचर बदल रहा होगा। सपोज करिए ग्राफ है और अगर इस तरीके से ग्राफ मूव करे, तो ये पॉइंट यहाँ पर जो पॉइंट है, दीज पॉइंट्स आर कॉल्ड क्रिटिकल पॉइंट्स, जहां पर एफ डैश सी को जीरो होना पड़ेगा। ठीक है, और एफ डैश सी क्या होता है, हमें पता है कि डेरिवेटिव जो हमेशा होता है वो किसको डिनोट कर रहा होता है, टेंजेंट की इक्वेशन को डिनोट कर रहा होता है। अगर टेंजेंट जो है पैरेलल है एक्स एक्सिस के, तो इट मींस एफ डैश सी जो है वो हमने जीरो माना है फ्रेंड्स। तो क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने हैं, उसके लिए फर्मेट थ्योरम यूज होती है, एफ डैश सी इक्वल्स टू जीरो। नाउ अगली थ्योरम देख लेते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट फॉर एक्सट्रीमास के लिए कहता है, जो लोकल एक्सट्रीमम की हम बात कर रहे थे, मैक्सिमम मिनिमा। व्हेन ऑफन प्रेजेंटेड एज अ टेस्ट, ये हमेशा टेस्ट की तरह प्रेजेंट किया जाता है, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट बोलते हैं इसे। इट्स अ थ्योरम दैट यूजेस द साइन चेंज ऑफ एफ डैश एक्स अराउंड अ क्रिटिकल पॉइंट टू क्लासीफाई इट एज अ लोकल मैक्सिमम और मिनिमम। तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट आपको किस चीज़ में मदद करता है दोस्तों, क्रिटिकल पॉइंट तो निकालने में मदद करता है, पर ये आपको इस चीज़ को भी, साइन चेंजिंग को भी टेस्ट करता है। कहने का मतलब, मान लीजिए मैंने x इक्वल टू 2 क्रिटिकल पॉइंट निकाला है, तो आप एक वैल्यू लेंगे 2 से कम और एक वैल्यू लेंगे आप 2 से ज़्यादा, और फिर वहाँ पर आप देखेंगे एफ डैश एक्स का साइन कैसा आ रहा है। तो एफ डैश एक्स का साइन जो है वो आपको ये बताएगा कि आपका जो ग्राफ है वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग नेचर का है। नाउ द सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट सेज फॉर कॉन्केविटी एंड एक्सट्रीमा, जो कि मैंने आपको बताया था, कॉन्वेक्सिटी जैसा कुछ नहीं होता, कॉन्केविटी भी कहते हैं हम। सो थ्योरम दैट रिलेट्स द साइन ऑफ द सेकंड डेरिवेटिव टू द कॉन्केविटी ऑफ द ग्राफ, इससे कॉन्केविटी आपको ग्राफ की पता लगती है। तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फॉर एक्सट्रीमा विच यूजेस एफ डबल डैश सी एट क्रिटिकल पॉइंट्स, इन क्रिटिकल पॉइंट से ही आप इन पे चेक करते हैं और ये डिटरमाइन करता है कि कॉन्केव अप होगा या कॉन्केव डाउन होगा फ्रेंड्स। सो अगर आपका एफ डबल डैश एक्स जो है वो ग्रेटर देन जीरो आ जाता है ना क्रिटिकल पॉइंट्स पर, तो उसे हम बोलते हैं कॉन्केव अप। ठीक है, तो इसे बोलेंगे कॉन्केव अप, दिस इज कॉन्केव अप। और अगर यही चीज़ आपका एफ डबल डैश एक्स जो है वो लेस देन जीरो आ जाए, तो उसे बोलेंगे हम कॉन्केव डाउन फ्रेंड्स। ठीक है, तो कॉन्केविटी डबल डेरिवेटिव टेस्ट से इस तरीके से आपको पता लगती है। नाउ एल हॉस्पिटल रूल आप सभी जानते हैं कि जब इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म या फिर जीरो बाय जीरो फॉर्म आ जाए, जिसे हम इनडिटर्मिनेट लिमिट फॉर्म बोलते हैं, तो उस केस में आपको करना होता है दोबारा डेरिवेटिव करके लिमिट आपको निकालनी पड़ती है। लेबनीज रूल जो है वो nth डेरिवेटिव ऑफ प्रोडक्ट को समझाता है, क्योंकि आपने प्रोडक्ट वाला किया होगा, अगर दो प्रोडक्ट में है तो उनके डेरिवेटिव आपने कैसे किए हैं कि फर्स्ट को छोड़ दो, सेकंड का डेरिवेटिव निकाल लो, प्लस सेकंड को छोड़ दो, फर्स्ट का डेरिवेटिव निकाल लो। आप इसी तरीके से आप इसे डेरिवेटिव टेस्ट को करते हैं, जो आपका प्रोडक्ट रूल हम इसे कहते हैं, ये उसके nth रूल को बताता है, लेबनीज रूल फ्रेंड्स।
नेक्स्ट इज रोल्स थ्योरम। रोल्स थ्योरम मैंने आपको नेम्ड थ्योरम के तहत भी कराने की कोशिश की थी फ्रेंड्स। देख लेते हैं दोबारा से रोल्स थ्योरम क्या कहती है। रोल्स थ्योरम कहती है इट्स अ स्पेशल केस ऑफ मीन वैल्यू थ्योरम। तो इसका मतलब मीन वैल्यू थ्योरम पहले आ रही है, उसका ये स्पेशल केस है। तो मीन वैल्यू थ्योरम का स्पेशल केस कैसे हो जा रहा है दोस्तों, ये कहता है फंक्शन इज कंटिन्यूअस ऑन अ क्लोज इंटरवल ए बी और डिफरेंशिएबल कहाँ है, ओपन इंटरवल पर। मैंने आपको पहले बताया था क्लोज इंटरवल पर कंटिन्यूटी देखते हैं हम और ओपन इंटरवल पर डिफरेंशिएबिलिटी देखते हैं। और अगर आपका एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी के बराबर आ जाए तो आपका एफ डैश सी बाय डिफॉल्ट जीरो हो जाता है। तो इसे फंडामेंटल फॉर प्रूविंग एमवीटी, मीन वैल्यू थ्योरम को प्रूव करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, फिर फर्दर एफ डैश सी कब जीरो है ये हमेशा याद रखिएगा जब आपका एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी बराबर है। रोल्स थ्योरम ये कहती है। नाउ मीन वैल्यू थ्योरम क्या कहती है, सेम इट स्टेट दैट अंडर द सेम कंडीशंस ऑफ द रोल्स थ्योरम, है ना, विदाउट एफ ऑफ ए इक्वल्स टू एफ ऑफ बी अगर बराबर नहीं है, इन दैट सिनेरियो देयर एग्जिस्ट, ऐसा एक सी एग्जिस्ट करेगा जो कि दिया जाएगा एफ डैश सी इस फॉर्म में। सो दिस इज कॉल्ड आपकी मीन वैल्यू थ्योरम फ्रेंड्स। नाउ लेट अस कम टू द सेकंड एस्पेक्ट दिस इज स्केचिंग एंड ट्रेसिंग ऑफ द कर्व्स। सो इसमें क्या है, केपलर लॉ थोड़ा सा आप एक बार देख लें। केपलर लॉ की डेफिनेशन क्या है, एलिप्स वगैरह के बारे में थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाएगा दोस्त। दूसरा है डिस्क्रिमिनेंट टेस्ट फॉर कॉनिक सेक्शन। तो कॉनिक सेक्शन हमने पढ़े ही हैं आपने 11th में, एलिप्स, पैराबोला और हाइपरबोला आपके किस में आते हैं, तीनों आते हैं आपके कॉनिक सेक्शन का पार्ट होते हैं। तो ये जनरल इक्वेशन दी होती है दोस्तों। इस जनरल इक्वेशन की हेल्प से अगर आप डिस्क्रिमिनेंट निकालें तो आप बता सकते हैं कि इक्वेशन का रिप्रेजेंटेशन एलिप्स होगा, पैराबोला होगा या हाइपरबोला होगा। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है अगर वो आपका जीरो हो जाए दोस्तों तो ये आपका बन जाएगा पैराबोलिक फॉर्म का होगा। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac, देखिए डिस्क्रिमिनेंट से ही ला रहे हैं, है ना, जो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिस्क्रिमिनेंट किया है क्योंकि क्वाड्रेटिक फॉर्म की है। अगर ये लेस देन जीरो है तो आपकी एलिप्स बनेगा और अगर ये ग्रेटर देन जीरो है तो दोस्तों हाइपरबोला बनेगा। और ए बी सी यहाँ पे इन्होंने साफ लिखे हुए हैं। ए क्या एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, बी किसका है, एक्स वाई का कोफिशिएंट है और सी जो है आपका वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट है। डी ई एफ को ये कहीं भी यूज नहीं कर रहे हैं दोस्तों इसमें। अगला देख लेते हैं रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी ऑफ कोनिक सेक्शन। ये कि हमें पता है कि जब ग्राफ बना रहे हैं तो उस चीज़ का कैसे ध्यान देना, क्योंकि स्केचिंग में तो आपसे स्केच करने के लिए नहीं बोला जाएगा एग्जाम में, डायरेक्ट एमसीक्यू पूछे जाएंगे। अ रे कमिंग इन पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ पैराबोला विल रिफ्लेक्ट ऑफ द सरफेस एंड पास थ्रू द फोकस। मतलब स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा, है ना, फोकस से पास करेगी और दोनों साइड रिफ्लेक्ट करेगी। अ रे emanating from one focus will reflect off the ellipse and pass through the other focus. Then hyperbola के लिए क्या बोल रहे हैं, a ray directed towards one focus will reflect off the branch of the hyperbola as if it came from the other focus. क्योंकि हमें पता है कि हाइपरबोला इस फॉर्म के आपके होते हैं तो एक दूसरे के लिए रिफ्लेक्शन का काम करते हैं हाइपरबोलास। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं यूनिट वॉल्यूम एंड सरफेसेस। देखिए वॉल्यूम एंड सरफेसेस में जो फंडामेंटल थ्योरम है डिफरेंशियल और इंटीग्रेशन की बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें जरूर देख लें दोस्तों। अगर एफ कंटिन्यूअस है, मैंने आपको बोला कंटिन्यूटी देखते हैं, डिफरेंशियबिलिटी ओपन इंटरवल पे देखते हैं, क्लोज इंटरवल पे कंटिन्यूटी। सो एफ एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ए टू एक्स एफ ऑफ टी डी टी, देन एफ इज डिफरेंशिएबल एंड एफ डैश एक्स को हम क्या बोलते हैं, एफ एक्स। और सेकंड पार्ट क्या है, एफ इज कंटिन्यूअस अगर है और एफ एक एंटी डेरिवेटिव है, इसी चीज़ को उल्टा इन्होंने लिख दिया है। तो और यहाँ पर क्या है, डेफिनेट इंटीग्रल का फॉर्मूला आपको दिया है, तो ये कहलाएगा आपका एफ जो है यहाँ पर इसका डेरिवेटिव, इसका इंटीग्रल है एफ स्मॉल एफ का, या एंटी डेरिवेटिव इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि एफ को जब स्मॉल एफ को आप इंटीग्रेट करेंगे तो आपको कैपिटल एफ मिलेगा। तो एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए से इसे करते हैं दोस्तों। अगली थ्योरम लिख देते हैं वॉशर डिस्क मेथड फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम। तो ये नॉर्मल इंटीग्रल वॉल्यूम निकालने का तरीका है, इसमें ज़्यादा आपको सोचने की जरूरत नहीं। पाई आर स्क्वायर की फॉर्म में करते हैं हम इसे। पाई आर स्क्वायर क्यों लेते हैं, अगर आप मान लीजिए किसी इलिप्स के अकॉर्डिंग आप वॉल्यूम निकालने की कोशिश कर रहे हैं तो देखिए आप यहाँ पे क्या होता है, ऐसे ना डिस्क स्ट्रक्चर बनता है, तो दिस एक्चुअल में सर्कुलर स्ट्रक्चर। तो ये जो होता है ये इसके रेडियस को डिफाइन करता है और ये रेडियस जो है अलग अलग इंटरवल में बदलेगी, इसीलिए हम इसे इंटीग्रेट करते हैं। तो इसीलिए हम इसे इस सेंस में करते हैं कि मान लीजिए यहाँ 0 है और यहाँ तक मान लीजिए 5 है, तो 0 से 5 अगर हम इंटीग्रेट करें तो हम उन सारे सर्कल्स को ले रहे हैं इसके अंदर। तो ये वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला दोस्तों आपको यहाँ से पता होना चाहिए कि हम अगर वॉल्यूम निकाल रहे हैं तो कुछ नहीं है, पाई टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन ए टू बी जो कि रेडियस है, और फिर जिस एक्सिस पे कर रहे हैं उसके हिसाब से वाई डी एक्स सपोज करिए आप कर रहे हैं तो उसके हिसाब से डी एक्स के हिसाब से यहाँ लिमिट आ जाएगी और वाई जो होगा वो आपका फंक्शन जो होगा इन टर्म्स ऑफ एक्स होगा। तो यहाँ से वाई स्क्वायर की फॉर्म में आपका फंक्शन होगा, तो आप उसे यहाँ प्रेजेंट करके वॉशर डिस्क मेथड ये समझाता है कि देयर आर मल्टीपल डिस्क जिनकी आप इंटीग्रेट करते हैं तो आपको वॉल्यूम किसी भी चीज़ का मिल जाता है दोस्तों। अब ये यहाँ पर जो इन्होंने माइनस वाला किया है दोस्तों, ये रिमेनिंग एरियाज़ के लिए किया है। अगर एरिया जो बचा हुआ डिफरेंस निकालने के बाद हम करते हैं, ये हमने 11th-12th में किया हुआ है, वहाँ से आप रिविजिट कर सकते हैं, बस उसका यहाँ पर नेम इन्होंने देने की कोशिश की है। मेथड ऑफ सिलेंड्रिकल सेल्स फॉर वॉल्यूम, इसको भी डायरेक्ट आप रेडियस इनटू हाइट से कर सकते हैं, और ये क्योंकि वॉल्यूम के हिसाब से कह रहे हैं तो ये सिलेंड्रिकल फॉर्म बनेगा, इसलिए इस हिसाब से इन्होंने रिप्रेजेंट करने की कोशिश करी है। आर्क लेंथ आप सीधा निकाल सकते हैं, आर्क लेंथ का इन्होंने फॉर्मूला देने की कोशिश करी है। आप डेरिवेटिव निकालिए, स्क्वायर करिए, 1 में प्लस करिए, स्क्वायर रूट निकालिए, ए टू बी इंटीग्रेट करिए इन टर्म्स ऑफ एल। बहुत रेयरली पूछा गया है, इस पे क्वेश्चंस मैंने अभी तक देखे नहीं है आपके एग्जाम में, तो इन दो को लेकर सरफेस एरिया पर भी इवन मैंने क्वेश्चंस नहीं देखे हैं, ज़्यादातर मैंने वॉल्यूम्स पर ही क्वेश्चन देखे हैं। तो वॉल्यूम तो बहुत स्ट्रांगली कर लें, इस पर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आप
रिवाइज कर सकते हैं। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, कुछ रिजल्ट समझ लेते हैं वेक्टर कैलकुलस, और इसमें वेक्टर डिफरेंशिएशन बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है दोस्तों। तो वेक्टर डिफरेंशिएशन समझना बहुत जरूरी है। वेक्टर्स का ना ये रिजल्ट हम नॉर्मली पढ़ लेते हैं कि डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो स्केलर होता है, क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है वेक्टर फॉर्म में होता है, और इसे कॉस थीटा की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, इसे हम साइन थीटा की फॉर्म में रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं फ्रेंड्स। नाउ ये कुछ जनरल रिजल्ट है कि ए क्रॉस ए जो है वो जीरो होता है, अगर आप इनका ऑर्डर चेंज कर देते हैं तो माइनस में आ जाता है। फिर हमें पता है कि ए अगर ए टाइम्स ऑफ ए क्रॉस बी अगर आप ले रहे हैं डॉट प्रोडक्ट निकालने तो हमेशा जीरो आएगा। इसी तरीके से कुछ और प्रॉपर्टीज हैं, आप देख लीजिए दोस्तों। अब जो इंपॉर्टेंट है वो है आपका वेक्टर ऑपरेटर। इस चीज़ को थोड़ा ध्यान से समझेंगे दोस्तों। वेक्टर ऑपरेटर जो है ना ट्राइंगल, ये अपने आप में एग्जिस्ट जो करता है, ये इंडिविजुअली एग्जिस्ट नहीं करता, आइसोलेशन में एग्जिस्ट नहीं करेगा। इन टर्म्स ऑफ आ वेक्टर ऑपरेट, इन टर्म्स किसी भी चीज़ को आप इन टर्म्स ऑफ वेक्टर ऑपरेट करेंगे। इधर आप स्केलर फील्ड को कर सकते हैं वरना वेक्टर फील्ड को कर सकते हैं दोस्तों। इसमें तो डिपेंड करता है कि आप किसको कर रहे हैं, है ना, डिफरेंशिएट जिस पे वेक्टर ऑपरेटर लगा रहे हैं। तो यहाँ देखिए एस जो है ना, इस एस डिनोट कर रहे हैं स्केलर को। अगर आप वेक्टर ऑपरेटर स्केलर फील्ड पे लगाते हैं तो आपको मिलता है एक वेक्टर। अगर आप वेक्टर ऑपरेटर लगाते हैं एक वेक्टर फील्ड पे आपको मिलता है स्केलर। और अगर आप एक वेक्टर ऑपरेटर और एक वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं दोस्तों तो उसे हम बोलते हैं कर्ल, और ये होता है आपका वेक्टर फॉर्म का। और इसे जब हम डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं किसका, वेक्टर ऑपरेटर और किसका, किसी वेक्टर का अगर हम डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो हम उसे डाइवर्जेंस कहते हैं। और ये डाइवर्जेंस थ्योरम में भी हम इस रिजल्ट्स को यूज़ करते हैं, इसीलिए यहाँ पे बात करनी जरूरी थी इसकी। तो दिस इज कॉल्ड डाइवर्जेंस, दिस इज कॉल्ड कर्ल और ग्रेडियंट। तो कर्ल, ग्रेडियंट और डाइवर्जेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये स्केलर के केस में आएगा, ये वेक्टर के केस में है, और ये भी वेक्टर के केस में है। और ये याद रखिएगा, डाइवर्जेंस इज स्केलर, कर्ल इज ऑलवेज वेक्टर। लैप्लेसियन फॉर्म समझ लेते हैं, लैप्लेसियन किसे बोल रहे हैं। तो यहाँ पे जब आप ऑपरेटर को दो बार लगा रहे हैं, डबलिंग ऑफ ऑपरेटर है ना, वेक्टर ऑपरेटर को दो बार लगा रहे हैं, तो ये एक्चुअल में बन जाता है स्केलर ऑपरेटर। ठीक है, क्योंकि आप देखिए जब हमने क्या बोला, स्केलर पे जब आप वेक्टर लगा रहे हैं और फिर वापस से वेक्टर लगा रहे हैं तो आपको जो मिलेगा ये डबल डेरिवेटिव मिलेगा, दिस इज कॉल्ड स्केलर ऑपरेटर। इसे लैप्लेसियन भी बोलते हैं, और लैप्लेसियन पे कई बार डायरेक्ट सवाल आपसे पूछा भी जाता है दोस्तों। कुछ और रिजल्ट्स करने की कोशिश यहाँ पर देख लेते हैं, कुछ और रिजल्ट्स की थोड़ी सी बात हुई है। ठीक है, अगर हम लैप्लेसियन करते हैं किसी स्केलर का तो आपको क्या मिलेगा, स्केलर। अगर आप लैप्लेसियन करते हैं किसी वेक्टर का तो आपको मिलेगा वेक्टर। और अगर आप इन दोनों का ही प्रोडक्ट लेते हैं, और पहली बात ये बोल रहे हैं कि इसका मतलब ये स्क्वायर इसके बराबर नहीं होता, बट दिस फॉर्म इज कॉल्ड वेक्टर। नाउ फर्दर यहीं पर आपके सामने और भी कुछ रिजल्ट्स लिखे हैं। कर्ल का ग्रेडियंट निकालेंगे, ग्रेडियंट का जब आप कर्ल निकालते हैं तो जीरो आता है, अगर कर्ल का डाइवर्जेंस निकालते हैं तो वो भी जीरो आता है दोस्तों। कुछ और रिजल्ट्स देख लेते हैं, ये काफ़ी हैं इतने रिजल्ट्स, बट मैं एक बार वापस से आपको डाइवर्जेंस और कर्ल की तरफ ले जाना चाहूँगा। यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ समझानी थी आपको। अगर आपका डाइवर्जेंस, अब मान लीजिए आपने किसी वेक्टर का निकाला है और अगर सपोज करिए वो जीरो आ जाता है ना, अगर आपका क्या चीज़ डाइवर्जेंस अगर जीरो है तो आप एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, अगर डाइवर्जेंस जीरो है तो उसको हम बोलते हैं सोलेनॉइडल। क्या बोलते हैं दोस्तों, सोलेनॉइडल। इसकी बात ना मैंने आपसे नेमो थ्योरम में भी की थी। और अगर आपका कर्ल जीरो आ रहा है दोस्तों तो हमेशा याद रखिएगा इसे बोलते हैं इररोटेशनल। इनको कहीं नोट कर लीजिएगा, आपको फिर नोट्स में मिलेंगे नहीं दोस्तों। इसे बोलते हैं इररोटेशनल। तो अगर आपसे इररोटेशनल निकालने के लिए बोला है या फिर बोला है कि इररोटेशनल की कंडीशन क्या होती है, तो आपको हमेशा याद रखना है कि वेक्टर फील्ड का कर्ल जो है वो जीरो आ रहा है। और अगर आपसे सोलेनॉइडल बोला है तो ये याद रखिएगा कि आपका डाइवर्जेंस जो है दोस्तों वो जीरो आ रहा है। तो इन चीज़ों को आप जरूर याद रखेंगे। तो अगर कोई वेक्टर फील्ड एफ है जिसका डाइवर्जेंस जीरो है हर जगह पर, दैट इज कॉल्ड अ सोलेनॉइडल। तो इन दोनों रिजल्ट्स को दोस्तों आप याद रखेंगे। या कुछ और रिजल्ट्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कैसे करता है, डॉट प्रोडक्ट कैसे वर्क करता है, वो सब यहाँ पे दिया है ना। एक और इसमें ना आपके सिलेबस में जो लास्ट यूनिट है उसके अंदर ना ये छोटे छोटे टॉपिक हैं, विच इज कॉल्ड यूनिट टेंजेंट, नॉर्मल एंड बाई नॉर्मल। इन्हें बड़े ध्यान से समझिएगा, बहुत छोटे लगते हैं बट थोड़ा इंपॉर्टेंट है। टेंजेंट निकालने के लिए मैंने आपको हमेशा बताया कि टेंजेंट किससे आती है, डेरिवेटिव जो होता है ना आपका, फर्स्ट डेरिवेटिव जब भी आप करते हैं, अगर आपने किसी का एफ डैश निकाला है तो आप कहीं ना कहीं dy अपॉन dx निकाल रहे हैं विच रिप्रेजेंट टेंजेंट, है ना। क्लास 11 12 में आपने टेंजेंट करा है और नॉर्मल भी आपने निकाली है ना, कि इनका बाय प्रोडक्ट 1 होता है, उसकी हेल्प से आप निकाल लेते हैं हर बार। तो यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे कि अगर वेक्टर स्पेस है तो फॉर अ स्पेस कर्व गिवन बाय पैरामीट्रिकली आर टी से दिया गया ना। पैरामीट्रिकल इक्वेशन में पता है कि अलग अलग टी फॉर्म में होती हैं, है ना। तो टेंजेंट एंड नॉर्मल वेक्टर्स किस तरीके से दिए जाते हैं, फॉर पॉइंट आर टी आर द यूनिट वेक्टर्स। एक्चुअली पहली बात तो यूनिट वेक्टर होते हैं। यूनिट वेक्टर की खासियत क्या होती है कि वेक्टर को डिवाइड कर देंगे आप उसके मैग्नीट्यूड से। मैग्नीट्यूड भी आपको पता है क्या करना होता है, अंडर रूट में जो आपके एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर आपको सिर्फ जोड़ना होता है। और यहाँ एक्स वाई जो हैं ये आपके आई जे के कैप के जो है ना वो प्रोडक्ट्स हैं। अब डिपेंड करता है कि आप 3D में कर रहे हैं 2D में काम कर रहे हैं दोस्तों। सो यहाँ पर अगर टेंजेंट वेक्टर जो है वो कैसे निकालेंगे आप, आर डैश टी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ आर डैश टी। तो पहले आपको क्या करना है, आर डैश टी मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ दैट पैरामीट्रिकल इक्वेशन।
अगर आपके पास ये आ गया है और आपको नॉर्मल निकालना है तो अब आप इसके ऊपर डेरिवेटिव करिए, इसका डेरिवेटिव फिर इसका मैग्नीट्यूड, इसी से डिवाइड करिए। और इन दोनों में एक नई चीज़ आती है एंटी, विच इज ऑल्सो कॉल्ड द प्रिंसिपल नॉर्मल। इसे हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल नॉर्मल या फिर नॉर्मल वेक्टर, नॉर्मल इक्वेशन भी बोलते हैं। अगर आप इनका क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो इसे बोलते हैं बाई नॉर्मल। बाई नॉर्मल इज प्रोडक्ट ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल, दिस इज कॉल्ड बाई नॉर्मल। इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो आपको यहाँ नोटिस करना है, दैट द टेंजेंट एंड प्रिंसिपल नॉर्मल वेक्टर आर परपेंडिकुलर। और जैसे ही परपेंडिकुलर हुए, जहां भी परपेंडिकुलर होता है वहां पे डॉट प्रोडक्ट दोस्तों क्या होता है, आपका जीरो होता है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में cos 90 बन जाता है ना। डॉट प्रोडक्ट में हमने सीखा है क्या है, अगर इसके डॉट प्रोडक्ट की हम बात करें तो ये क्या आएगा, टी ऑफ टी एन ऑफ टी इंटू कॉस थीटा। और cos 90 आपका कितना होता है दोस्तों, cos 90 आपका कितना होगा, जीरो, तो जिस वजह से पूरा रिजल्ट आपका क्या हो जाता है, जीरो। तो अगर ये जीरो आ रहा है इसका मतलब ये ऑर्थोगोनल है, ऑर्थोगोनल मतलब एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है फ्रेंड्स। एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए आर टी वेक्टर है, आर टी वेक्टर कहने का मतलब क्या है, ये पैरामीट्रिकल फॉर्म में होगा। देखिए cos t sin t और t i j k के लिए दिया हुआ है, उस पाथ इज हेलिक्स, ठीक है। वी सी दैट द वेक्टर इज, अब ये वी टी जो है ना, इसका हम क्या करेंगे, अगर हमें इसका टेंजेंट निकालना है तो मैंने क्या बोला था, पहले इसका फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे। तो इसका करा तो आपने माइनस साइन टी आया, साइन का करेंगे तो कॉस टी आया, और टी का करेंगे तो गायब 1 आया। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। मैग्नीट्यूड मैंने क्या बताया था, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, स्क्वायर रूट के अंदर अगर आप ले जाएं तो आपको मिलेगा साइन स्क्वायर टी, है ना। साइन माइनस साइन का आप करेंगे तो आपको मिलेगा साइन स्क्वायर टी, फिर आपका मिलेगा कॉस स्क्वायर टी दोस्तों प्लस 1। इन दोनों का आंसर क्या आएगा, 1 आएगा, तो स्क्वायर रूट के अंदर आएगा 1 + 1 विच इज इक्वल्स टू √2। तो यहाँ से आपने इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल लिया और मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया तो आपको क्या मिल गया है, टेंजेंट वेक्टर आपको मिल गया है फ्रेंड्स। इसी तरीके से दोस्तों अगर आपको अब क्या निकालना है, नॉर्मल का, तो आपको क्या करना है, अब आपके पास क्योंकि टी आ चुका है, टेंजेंट वेक्टर आ चुका है, तो आप उसका डेरिवेटिव करिए। यहाँ टेंजेंट वेक्टर का आपने डेरिवेटिव करा, इसी का आपने क्या निकाला, मैग्नीट्यूड निकाला, डिवाइड करा, आपके पास नॉर्मल वेक्टर भी आ गया। और बाई नॉर्मल निकालना है तो इन दोनों का आपने क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लेना है। क्रॉस प्रोडक्ट आप लोगों को आता ही है। तो दोस्तों दिस वाज द पार्ट जो कि हमें डिस्कस करना था। दीज आर द इनफ पार्ट, तो कैलकुलस इतना आपको करना है। दीज आर द इंपॉर्टेंट फैक्टर। मैंने इसमें आपको थ्योरम्स नहीं कराई हैं वापस से, गॉस थ्योरम वगैरह, क्योंकि हम ऑलरेडी उन्हें कर चुके हैं, तो आप वहाँ से उसे कवर कर लें। अब जो हमारे पास का सेक्शन रह जाएगा दैट वुड बी द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो अब हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे डिपेंडिंग ऑन योर रिस्पॉन्स। सो लुकिंग फॉरवर्ड फॉर योर रिस्पॉन्स। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।